The Battle of Maharashtra seems like a Mahabharat. The generals are already proclaiming it is either you or me, ya tu rahega ya main. It's do or die. It's Badlapur of a very different kind. Because on the one side, you've got the BJP wanting to seek Badla from the Shiv Sena for deserting them or betraying them. And the other side, you've got the Uddhav Thackeray Sena wanting to seek Badla for what they think is a big political betrayal. To talk about the most consequential assembly election for the next 5 years, the results of which will determine the future direction of Indian politics, I want to welcome to the India Today Mumbai Conclave. Ladies and gentlemen, can we have a warm round of applause as we introduce the Deputy Chief Minister, Devendra Fadnavis. Some are calling him the Abhimanyu stuck in the Chakravyuh. Can he find a way out? And joining me for this is my colleague and Maharashtra's top political journalist, Sahil Joshi. So welcome. Devendra bhai, let's get started. As an Abhimanyu, हाँ जी रिक्वेस्ट करता हूँ देवेंद्र नहीं देवेंद्र शुद्ध मराठी आदमी हो भैया देवेंद्र मराठी प्राइड यस वर्सेस गुजराती अस्मिता. नहीं नहीं कोई नहीं हम पूरे देश को एक मानते हैं सिर्फ नाम में थोड़ी गलती हो गई इसलिए बता रहा हूँ. अच्छा ठीक. सर, जिस तरीके से लोकसभा के इलेक्शन में आपकी पार्टी का स्ट्राइक रेट, और मैं अपने प्रोड्यूसर्स को कहूंगा कि हम वो डेटा इंटेलिजेंस यूनिट की चार्ट पीछे दिखाएं, ऐसा किसी ने नहीं सोचा होगा कि बीजेपी कमजोर कड़ी साबित होगी. लोगों को लगा कि एकनाथ शिंदे की सेना कमजोर हो सकती है, कुछ को लगा अजीत पवार शायद अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, लेकिन जब एंड एनालिसिस हुआ, एनडीए में आप कमजोर कड़ी साबित हुए. पहला ये कि तब से अब तक क्या रिकवरी हो चुकी है असेंबली इलेक्शन के लिए, क्या आप यहां से वापस खींच पाएंगे, और क्या हुआ कि बीजेपी कमजोर कड़ी साबित हुई? पहली बात तो यह है कि बीजेपी को कमजोर कड़ी कहना यही सबसे गलत एनालिसिस है. ये जिसने एनालिसिस किया है उसको नए तरीके से एनालिसिस करना सिखाना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी ने 9 सीटें जीती, 12 सीटें बीजेपी की. ये 3% के भीतर हम लोग हारे हैं. 6,000 से 4,000 से 5,000 से हम लोग हारे हैं. और आप टोटल एनालिसिस कर लिए, हम ही नंबर 1 पार्टी है, हमको ही सबसे ज्यादा वोट मिले हैं. तो कोई बीजेपी बिल्कुल कमजोर कड़ी हुई है ये कहना गलत बात है. हाँ, ये बात मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि जो फेक नैरेटिव जिसके भरोसे एमवीए ने सीटें जीती, आज वो लोग जान चुके हैं कि ये फेक नैरेटिव है और हमने ग्राउंड को गेन किया है. और मैं बहुत आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूं कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और हमारी महायुति ये पूरी मेजॉरिटी के साथ विधानसभा का चुनाव जीता. आप अपनी बात की बात कर रहे थे, हाँ, वही हम बताना चाहते हैं. ये देखिए पीछे आपकी स्क्रीन पे है, आपने कहा कि आप कमजोर कड़ी नहीं है. मैं केवल डेटा पे जाता हूं. बीजेपी का स्ट्राइक रेट 32% है, एनसीपी अजीत पवार का 25 और शिवसेना शिंदे का 47. इसकी तुलना में इंडिया अलायंस में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट है 76, शरद पवार की एनसीपी का 80 और 43%. आप कह रहे हैं कि आप कमजोर कड़ी नहीं है, पर स्ट्राइक रेट के हिसाब से कितनी बॉल खेली, कितने रन बनाए, उसके हिसाब से तो है कमजोर. देखो भैया, आपको एक बात मैं बोलता हूं, स्ट्राइक रेट ये कोई मायने थोड़ी होता है. स्टैटिस्टिक्स आपको जैसा चाहिए आप बता सकते हैं. अभी कोई व्यक्ति एक बॉल में 4 रन बनाकर आउट हो गया तो उसका स्ट्राइक रेट तो हाई हो जाता है ना. स्ट्राइक रेट तो इट्स अ मेयर स्टैटिस्टिक. इसलिए देखिए सर, एक बॉल पे मैं बहुत स्पष्ट रूप से बताता हूं. सर, एक बॉल पे 4 रन लगे आउट हो गए, एक बॉल पे 4 रन भी मार के आउट भी हो गया. हाँ, तो क्या हो गया? तो स्ट्राइक रेट तो 200 हो गया ना. 2 बॉल खेला और 4 रन निकाल दिए, स्ट्राइक रेट कितना हो गया? 200 स्ट्राइक रेट हो गया उसका. और दूसरा बेचारा 100 रन बना के भी स्ट्राइक रेट में 80 पे रह सकता है. देखिए, मैं वापस बता रहा हूं, महाराष्ट्र में नंबर 1 पार्टी बीजेपी थी, बीजेपी है और बीजेपी ही रहेगी. सर, लेकिन आप कह रहे हैं कि एक बॉल में 4 रन बनाकर आउट हो गया तो उसका 200 का स्ट्राइक रेट हो जाएगा, 400 का स्ट्राइक रेट हो जाएगा. वो दैट डजंट मैटर. लेकिन अगर आप देखें तो आपने अब तक जितने महाराष्ट्र में चुनाव लड़े हैं लोकसभा के, उससे आपने 3 सीटें ज्यादा लड़ी है. और अब तक का आपका परफॉर्मेंस ये महाराष्ट्र में लोकसभा का वर्स्ट परफॉर्मेंस हम कह सकते हैं. आप नॉर्मली डबल डिजिट में रहते थे
और 14 और 19 में आप 23 तक पहुंच गए थे। ये आपका वर्स्ट परफॉर्मेंस है, जबकि आपने सबसे ज्यादा सीटें महाराष्ट्र में लड़ी थी। नहीं, आप ये जरूर कह सकते हैं, मैं इस एनालिसिस को मान्य करूंगा। हमारी लड़ाई जब हमसे हुई, यानी हमारे पुराने रिकॉर्ड के साथ हुई, तो निश्चित रूप से हमारा वर्स्ट परफॉर्मेंस रहा है। हम लोगों ने पिछले समय जो परफॉर्म किया है उसकी तुलना में ये बहुत कम रहा है। लेकिन मैं वापिस आपको कहना चाहता हूं कि हमारी सीटें कैसे हम हारे, देखिए ना, 6,000 से, 4,000 से, 16,000 से, 18,000 से, 12,000 से, ऐसे हम लोग सीटें हारे। और जो जीते, एक सीट अगर छोड़ दीजिए, एक, तो बाकी सारी सीटें 1.5 लाख से, 2 लाख से, 2.5 लाख से जीते हम। सर, इसका एनालिसिस फिर ऐसा किया जा सकता है कि आपको आपके अलायंस, आपका फायदा आपके अलायंस पार्टनर्स को हो गया। एकनाथ शिंदे की शिवसेना 47% स्ट्राइक रेट लेकर चली गई, लेकिन जिसके लिए आपने उनको साथ में लाया था उसका फायदा आपको नहीं हो पाया। देखिए, इसका बहुत स्पष्ट एनालिसिस मैं करता हूं कि एकनाथ शिंदे जी की जो शिवसेना है उसका वोट ट्रांसफर हमको ज्यादा हुआ, उस तुलना में अजीत दादा की एनसीपी का हमको कम हुआ। लेकिन हम लोगों को ये ध्यान में लेना पड़ेगा, ये दोनों पार्टियां एक प्रकार से ब्रेकअवे पार्टियां थी, नई पार्टियां थी। तो ये चुनाव उनके लिए उनके वोटर को सेटल करने का था, उनका वोटर कौन है उसको चिन्हित करने का था। इसलिए उनको वोटर चिन्हित करके उस वोटर को हमारी तरफ ट्रांसफर करना एक तकलीफ थी। हमारे लिए वो नहीं था। हमारे लिए तो हम लोग एक सेटल्ड पार्टी थे, इसलिए हम हमारे वोट को ट्रांसफर कर पाए। लेकिन विधानसभा में ये नहीं होगा। विधानसभा में निश्चित रूप से वो भी हमको ट्रांसफर कर पाएंगे, हम तो उनको ट्रांसफर करेंगे ही। और इसलिए ये दोनों पार्टियों का फायदा होगा। और एक चीज और मैं कहना चाहता हूं कि शिवसेना के साथ हमारा पुराना गठबंधन है, इसलिए एक दूसरे को वोट देना आसान है। एनसीपी के साथ हम लोग सालों तक उनके खिलाफ लड़े, तो ट्रांसफर करना थोड़ा कठिन था। लेकिन अब उतना कठिन नहीं रहेगा, क्योंकि ये दोनों अलायंसेज जो है ये सेटल हो चुके हैं। पर देवेंद्र भाई, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दोज हु थिंक कि अजीत दादा पवार के साथ अलायंस गलत? अब आप बाकी सब चीजें छोड़ दीजिए, जब हम संघ में लोगों से बात करते हैं या बीजेपी के वोटर से बात करते हैं, एक धारणा है, आप माने ना माने, आप मुझे जवाब मत दीजिए, संघ और बीजेपी के तमाम लोग जो इस वक्त आपको हमारे तमाम प्लेटफॉर्म्स पे देख रहे हैं, उनको ये एक्सप्लेन कीजिए कि एक ऐसा शख्स, एक ऐसी पार्टी जिसपे आप नेता विपक्ष के तौर पे सबसे ज्यादा हमला करते थे, 70 करोड़ रुपए का इरिगेशन स्कैम, उसको जब आपने इन्वॉल्व किया, लोग कहते हैं कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने जो किया वो बीजेपी की जो कोर आइडियोलॉजी है, जो आपका पक्का वोटर है, उसको ये पचा नहीं, और इसी वजह से आपका लोकसभा में याद है। देखिए, मैं आपको एक बात बोलता हूं, उनको एक्सप्लेन नहीं, आपको एक्सप्लेन करना है मुझे। उनको एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं, आरएसएस को और संघ को, दोनों को एक्सप्लेन कर चुका हूं। अभी सिर्फ आपको एक्सप्लेन करना बाकी है, और आप मानेंगे तो नहीं, क्योंकि मानोगे तो फायदा ही नहीं है, फिर डिबेट ही नहीं होगा। लेकिन छोड़ दीजिए, मैं इतना ही कहता हूं कि हाँ, ये जरूर है, और मैं इस बात को मानता हूं कि हमने एनसीपी को जब साथ में लिया तो हमारे वोटर को यह पसंद नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। लेकिन हमने जब परिस्थितियां उनके सामने रखी कि वो जब हमारे साथ आए, वो कौन सी परिस्थिति में आए, हमने कौन सी परिस्थिति में उनको अपने साथ लिया, तो हमारे वोटर के ये ध्यान में जरूर आया है, या हमारे जो कोर लोग हैं उनके ध्यान में आया है कि पॉलिटिक्स में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती है कि जिस समय हम लोगों को कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। कई कॉम्प्रोमाइजेस ऐसे होते हैं कि जो एक प्रकार से मन से आपको या आपके लोगों को पसंद नहीं आते, लेकिन आपको करने पड़ते हैं। उस प्रकार के कॉम्प्रोमाइजेस हमने किए इस मामले में। लेकिन आज मैं दावे के साथ कहता हूं, 100% नहीं पर 80% हमारे लोगों को हम ये कन्विंस कर पाए कि हमने ये क्यों किया। सर, पॉलिटिक्स में कोर्स करेक्शन का बहुत अहमियत होती है, आपको पता है, और आप चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। कई बार अगर गलत फैसला होता है तो उसका कोर्स करेक्शन किया जाता है, और चुनाव के बाद चुनाव होते हैं तो वो किया जाता है। क्या आपको लगता है कि लोकसभा के बाद में आपको जो अपेक्षा थी आपके अलायंस पार्टनर से वो तो पूरी नहीं हो पाई? बीजेपी को जितनी अपेक्षा से वोट मिलने चाहिए थे ट्रांसफर, वो नहीं हो पाए। ऐसे में कोई कोर्स करेक्शन की जरूरत है विद रिस्पेक्ट टू द अलायंसेस? क्या आपको लगता है कि दोबारा से इस बात को सोचने की जरूरत है कि अजीत पवार का हम क्या करें, कितनी सीटें उनको छोड़े, किस तरीके से उनके साथ डील करें? इसका कोर्स करेक्शन करने की जरूरत आपको लगती है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। देखिए, अभी कोर्स करेक्शन का समय भी नहीं है,
और वो करना भी सही नहीं है। अभी कोई कोर्स करेक्शन नहीं, जो कोर्स चल रहा है उसी कोर्स में अपीयर होना है, देयर इज नो करेक्शन। ये बात जरूर है कि हम लोगों ने, जो हम लोग बैठ रहे हैं तीनों पार्टियां, तो थोड़ा प्रैक्टिकल व्यू हम लोगों को लेना पड़ेगा, और प्रैक्टिकल व्यू लेते हुए केवल नंबर्स पर हम न जाए। देखिए, विनेबिलिटी ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, क्योंकि जब तीन पार्टी अलायंस में बैठती है तो एक मायना होता है विनेबिलिटी का और दूसरा मायना होता है परसेप्शन का, कि मैंने ज्यादा सीटें ली, मैंने कम सीटें ली, कम सीटें ली तो मेरे बारे में क्या सोचा जाएगा। तो हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि परसेप्शन पे कम काम करें और विनेबिलिटी पे ज्यादा काम करें। अगर उसमें हम सफल हो गए तो मुझे लगता है कि कोर्स करेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है, हम लोग अच्छे तरीके से जीतेंगे। कल मुख्यमंत्री यहां पर आए हुए थे और कल वो बहुत ही कॉन्फिडेंट थे। उन्होंने कहा कि मुझे तो सबने राइट ऑफ कर दिया था, लेकिन देखिए मेरा परफॉर्मेंस, मेरा स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा अच्छा है। लोकसभा में तो मैंने एडजस्टमेंट कर लिया, मैंने 18 से 15 ही सीट पे मैं लड़ने के लिए तैयार हुआ, लेकिन अब विधानसभा के लिए सब नहीं चलेगा। मेरा स्ट्राइक रेट अच्छा है, मुझे ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। क्या इस तरीके की कुछ बातें हो रही है? क्या अभी भी बीजेपी ज्यादा सीट लेकर लड़ेगी? क्या अजित पवार और एकनाथ शिंदे, उनके लिए सीट शेयरिंग आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे साथ सीट शेयरिंग में जब बैठ रहे हैं तो कुल मिलाकर तीनों पार्टियों के एस्पिरेशंस को हम एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा कहूंगा कि बहुत सकारात्मकता के साथ हमारा सीट शेयरिंग चल रहा है। और आज मैं ये कह सकता हूं कि वी आर ऑलमोस्ट 80% फिनिश्ड। 20% पे अभी हमारी बातचीत चल रही है। 80% हम लोगों ने सीटें चिन्हित कर ली है, कौन कौन सी सीट लड़ेगा। 20% सीटों को हम जल्दी चिन्हित कर लेंगे। सर, मैं कल कोर्ट में जो बदलापुर इनकाउंटर हुआ उसकी हियरिंग की प्रोसीडिंग्स देख रहा था। जज साहब तो बहुत नाखुश लग रहे हैं आपकी सरकार से। उनको तो लगता है ये ठोक दो, आपने इनकाउंटर कर दिया। आपके लिए कुछ वोटर ताली बजा रहे हैं, बट यूर अ वेल एजुकेटेड, वेल रेड मैन। आप कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को समझते हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए। हाउ डू यू जस्टिफाई एन एनकाउंटर किलिंग? देखिए, पहली बात तो यह है कि वी डोंट बिलीव इन एनकाउंटर। एनकाउंटर में हम लोग बिलीव करते ही नहीं है। और मेरा अपना मानना यह है कि किसी भी न्याय प्रक्रिया में रूल ऑफ द लॉ फॉलो होना चाहिए और उसी के अनुसार जो अपराधी है उस अपराधी को दंड मिलना चाहिए। हाँ, वो जल्दी मिलना चाहिए। इस केस में आपने देखा, अब ये तो इन्वेस्टिगेशन में आएगा कि बंदूक क्यों निकाली गई और बंदूक क्यों उसके हाथ में गई, ये तो इन्वेस्टिगेशन में आएगा। लेकिन अगर कोई अपराधी बंदूक छीनकर हमारे पुलिस पर अगर गोली चलाता है तो पुलिस ताली नहीं बजा सकती। पुलिस गोली चलाएगी और पुलिस ने गोली चलाई, अपने संरक्षण के लिए चलाई और पुलिस ने गोली चलाकर वो उसको अब एनकाउंटर कहिए, अपने संरक्षण के लिए किया कहिए। अब इट इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब कई लोग कई टिप्पणियां करते हैं, मैं जजेस के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। फिर कई लोग टिप्पणियां करते हैं, यहां क्यों मारा, वहां क्यों मारा। अरे भाई, आपके सामने गन लेकर किसी को खड़ा कर दो और आपके ऊपर वो गोली चला रहा है और आपके ये सोचोगे यहां मारना है या वहां मारना है, ऐसा नहीं होता है। जहां लगता है वहीं मारना पड़ता है। सर, हाईकोर्ट ने 12 सवाल उठाए हुए हैं और हाईकोर्ट ने यह पूछा है कि सिर पे गोली कैसे लगी? गाड़ी में बैठे हुए थे आप, पांव पर गोली मार सकते थे, सिर पर गोली कैसे लगी? और इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। क्या इसका एक फेयर इन्वेस्टिगेशन होगा? 100% फेयर इन्वेस्टिगेशन होगा। देखिए, नियम ही है, ये व्यक्ति जो है ये हमारी कस्टडी में था, जुडिशियल कस्टडी में था। जुडिशियल कस्टडी में किसी की भी मृत्यु किसी भी प्रकार से हो, नेचुरल मृत्यु भी हो, तब भी उसका इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है। इसका बिल्कुल फेयर इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे। सिर्फ मेरी अपेक्षा यह है, कल घटना घटी है, आज उसकी तफ्तीश हम लोगों ने शुरू किया। हम लोगों ने, पुलिस ने, सीआईडी को केस जाती है, सीआईडी ने शुरू किया। तो आज ही इतने सारे सवालों का जवाब कैसे दिया जा पाएगा भाई, कि वो सिर पे क्यों लगी, पैर में क्यों लगी, ऐसे क्यों लगी, आड़ी क्यों लगी, तिरछी क्यों लगी, पीछे क्यों लगी, आगे क्यों लगी, ऐसा नहीं होता है। एक फेयर इन्वेस्टिगेशन, और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत स्पष्ट टिप्पणी की हुई है। मुझे लगता है वी मस्ट अलाउ द पुलिस टू वर्क। सीआईडी अपना इन्वेस्टिगेशन करेगा, इन्वेस्टिगेशन में सारी चीजें बाहर आएगी। सर, क्योंकि ये सवाल इसलिए भी उठ रहे थे क्योंकि ये घटना होने के एक ही दिन बाद पूरे मुंबई भर अलग अलग होर्डिंग्स लगना शुरू हो गया। शिवसेना, एकनाथ शिंदे की शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने जाकर
पेड़े बांटना शुरू कर दिया, कुछ लोगों ने मिठाई खिलाना शुरू कर दिया। आपके भी होर्डिंग्स लगे थे, आपके हाथ में गन है और ये सब चीज। जहां तक मेरा सवाल है, मैं ऐसे होर्डिंग का कोई समर्थन नहीं कर सकता। इस प्रकार से होर्डिंग लगाना बिल्कुल गलत है। ये यूफोरिया नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से ऐसी घटना का महिमा मंडन ये नहीं होना चाहिए, ये मानने वाला मैं व्यक्ति हूं। हाँ, ये बात अलग है कि लोगों को एक प्रकार से इंस्टेंट न्याय मिला, लोगों की एक भावना होती है, वो भावना वहां पर हुई, लेकिन ऐसी भावना होना भी ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार की घटनाओं के ऊपर बहुत गंभीरता से हमको सोचना पड़ेगा। ये योगी राज कहा जाता है, योगी जस्टिस उसको कहा जाता है एक तरीके से। देखिए, उसका ये कहा जा रहा है कि देखिए वहां पर भी हम लोग महाराष्ट्र में भी ऐसे ही होगा, भाई साहब, बुलडोजर लाएंगे। आप एक बात ध्यान में रख लीजिए, ये जो सोशल मीडिया कम्युनिटी है ना आपके हाथ में ना मेरे हाथ में है। जब ठोकना है तो ऐसे ठोकती है, आप उसको रोक नहीं सकते, और जब आपको सिर पे लेना है तो किसी भी चीज पे सिर पे लेते हैं, आप उसको रोक नहीं सकते। इसलिए और कुछ चीजें दिखती है ना, ऐसे अधिकारियों को केस में इन्वॉल्व किया जाता है जिनका ट्रैक रिकॉर्ड ही सजेस्ट करता है कि उनपे पहले भी ऐसे चार्जेस लगे, तो उससे ही लगता है कि क्या शुरू से ही, मैं बताती हूँ थ्योरी क्या है, कि बदलापुर में रेप हुए, आपकी सरकार पे प्रेशर था, लोग गुस्सा थे, इंस्टेंट जस्टिस चाहते थे, तो आपने ऐसे ऑफिसर्स को केस में लगाया जिनका ट्रैक रिकॉर्ड सजेस्ट करता है कि उनको भेजा ही गया इस पर्पस। देखिए, पहली बात तो आप ये बात को समझ लीजिए, टाइमलाइन भी तो देखिए ना। बदलापुर में घटना घटने के बाद पूरा इन्वेस्टिगेशन करके हम लोगों ने कोर्ट में उस केस के चार्जशीट भी दाखिल की है, चार्जशीट दाखिल कर दी है। उसके बाद ये दूसरा केस आया, जब ये जो व्यक्ति था इसने 3 शादियां की थी, उसकी एक बीवी ने एक सेक्सुअल असॉल्ट की केस दाखिल की, और उस केस को दाखिल करने के बाद यह नया इन्वेस्टिगेशन हो रहा था। तो मुझे लगता है कि अगर कोई प्लान करके किसी को कुछ करना है तो तुरंत करेगा, जब लोगों का गुस्सा है तब करेगा ना। इतना समय जाने के बाद इस प्रकार से कोई प्लान करके थोड़ी करता है। तो मुझे लगता है कि यह बात हम लोगों ने ध्यान में रखनी चाहिए कि पुलिस के ऊपर उसने गोली चलाई, वो घोर क्रिमिनल टाइप का व्यक्ति था। जो व्यक्ति 3-3 शादियां करता है, अपने बीवी को तकलीफ देता है, छोटी बच्चियों के साथ कुकर्म करता है, वो कोई साधु संत तो है नहीं। तो उसने पुलिस के ऊपर हमला करने की कोशिश की, तो मेरे पुलिस अगर हमला होंगे तो शांति से नहीं बैठेंगे, वो जवाब देंगे। उन्होंने जवाब दिया। सर, आरोप यह लग रहा है कि इसमें जो 3 आरोपी है उसमें से उस स्कूल के ट्रस्टी है वो, और उनमें से एक पर आरोप यह लगाया गया था कि बीजेपी से संबंधित कोई उनका परिवार है या कोई है, उनको बचाने के लिए ये सब किया गया, ऐसा विपक्ष का आरोप है। ये जो स्कूल का ट्रस्ट है, आप उस ट्रस्ट को अगर पढ़ेंगे, हर पार्टी से संबंधित व्यक्ति उसमें, और सालों तक तो उद्धव ठाकरे जी के शिवसेना के लोग, जो भी उद्धव जी की शिवसेना में, वो उसमें ट्रस्ट में वो चलाते थे। तो इसलिए ये ट्रस्ट जो है, इसमें ये गांव का ट्रस्ट है, गांव की स्कूल है, सारे पार्टियों से संबंधित लोग उसमें। और जहां तक ट्रस्टीज का सवाल है, उनके ऊपर पॉस्को के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। उन्होंने अग्रिम जमानत मांगी थी, हमने उसका विरोध किया, उनकी अग्रिम जमानत खारिज हुई है। जो कार्रवाई करने वो कार्रवाई सरकार ने की है, ये पुलिस ने की है। देवेंद्र भाई, आपसे पता नहीं कोई पूछता है कि नहीं पूछता, लेकिन महाराष्ट्र के बीजेपी गलियारों में और दिल्ली में भी काफी चर्चा है कि जब विधानसभा के रिजल्ट आएंगे तो देवेंद्र भाई को दिल्ली बुला लिया जाएगा। अब वो क्या करेंगे बॉस लोग, तो अपने हाथ में नहीं है वो क्या होता है। लेकिन अगर आपको ये पेशकश दी जाती है कि देवेंद्र फडणवीस जी आप दिल्ली में आ जाओ बतौर एक सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर बन के, आप उसको अपने पॉलिटिकल ग्राफ के हिस्से कैसे देखते हैं? या पार्टी प्रेसिडेंट भी चल रहा था। देखिए भैया, मुंगेरी लाल के हसीन सपने में देखता नहीं हूं, वास्तविकता में जीने वाला आदमी हूं। मुझे जब बुलाया जाएगा तो चला जाऊंगा। मेरी पार्टी में चॉइस नहीं होता है। मेरी पार्टी में कहा गया मुंबई में काम करो तो मुंबई में करो, दिल्ली में करो तो दिल्ली में करो, और अपने घर नागपुर जाओ तो नागपुर जाओ। इसलिए जब जो पार्टी कहेंगे उसके लिए मैं तैयार हूं। दिल्ली में ज्यादा मजा आएगा कि बॉम्बे में ज्यादा मजा? भैया, ज्यादा मजा तो मुझे नागपुर में आता है, पर रह थोड़ी सकता हूं नागपुर में। देवेंद्र भाई, कल आदित्य ठाकरे जी यहां पे आए थे और कांग्रेस की वर्षा गायकवाड़ सांसद भी यहां पे थी। उन्होंने आपकी सरकार पे तमाम आरोप लगाए कि आप मुंबई शहर को अडानी समूह को हैंडओवर करना चाहते हो। कहा कि जो ओरिजिनल
कॉन्ट्रैक्ट था, उसकी जो कंडीशंस थी उनको मॉडिफाई किया गया इस तरीके से कि बहुत ज्यादा वित्तीय फायदा आप अडानी ग्रुप को प्रोवाइड कर रहे हो और अगर उनकी सरकार बनती है तो वो इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देंगे. हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू ऑल द क्रिटिसिज्म दैट इज कमिंग योर वे ऑन द धारावी रिहैबिलिटेशन? इफ यू गिव मी सम टाइम आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन. पहली बात तो यह है कि इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि उनकी सरकार आएगी तो वो इसको कैंसिल करेंगे, क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जब हमारी सरकार गई उन्होंने हमारी मेट्रो को रोका, उन्होंने हमारे कोस्टल रोड को रोका, उन्होंने हमारे एयरपोर्ट को रोका. तो रोकने का उनका एक एक्सपीरियंस है. हालांकि उनकी सरकार आने वाले नहीं, इसलिए इसमें डरने की बात कुछ नहीं है. लेकिन पहली बात तो यह है कि धारावी के बारे में सबसे पहला टेंडर जब मैं मुख्यमंत्री था तब हम लोगों ने दिया था, उसको इनकी सरकार आई, इन्होंने कैंसिल किया. कैंसिल करने के बाद नई कंडीशंस इन्होंने तय की. वो नई कंडीशंस पूरी की पूरी उद्धव ठाकरे जी के कैबिनेट ने तय की टेंडर की. हमने उसमें क्या फर्क किया? हमने उसमें फर्क ये किया कि उद्धव जी के कैबिनेट ने जो टेंडर कंडीशंस फाइनल की थी उसमें जो टीडीआर मिलने वाला था उस पर कोई कैप नहीं था. मतलब ये हो जाता था कि जिसको टेंडर मिलता वो मुंबई का मालिक बन जाता. टीडीआर का मुंबई का पूरा मार्केट उसके हाथ में होता. हमने कहा नहीं चलेगा, इस प्रकार से नहीं करने देंगे. हमने 90% वैल्यू पर टीडीआर देंगे और टीडीआर का कैपिंग होगा और टीडीआर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होगा जो सबके सामने होगा और उसकी वैल्यू 90% से एक्सीड कभी नहीं हो पाएगी. इस प्रकार की कैपिंग हमने उसमें डाला. अब जहां तक उनकी समझ का सवाल है, क्योंकि ये जो लोग बोल रहे हैं या तो वो ना समझ है या उन्होंने स्टडी नहीं किया या उनको राजनीति करनी है, मैं सिलसिलेवार आपको जवाब दूंगा. पहली बात तो यह है कि जब उन्होंने टेंडर कंडीशन फाइनल की थी तो उन्होंने केवल 70,000 लोगों का रिहेबिलिटेशन उसमें तय किया था जो ग्राउंड फ्लोर पर है. हमारे सामने जब विषय आया तो हमने कहा कि भाई अगर इस प्रकार के आपको रिहेबिलिटेशन करना है तो जहां पर 2-3 लाख फैमिलीज है वहां आप 60,000 फैमिलीज का रिहेबिलिटेशन करेंगे और बाकी लोगों का नहीं करेंगे, ये कभी प्रोजेक्ट हो नहीं सकता है. ये स्पेशल प्रोजेक्ट है, इसलिए हम लोगों ने ये तय किया कि इस प्रोजेक्ट के अंदर जो फर्स्ट फ्लोर पर है, जिसको इनएलिजिबल कहा है, जो 2011 के बाद का है, ऐसे सब लोगों को हम करेंगे. तो इसलिए निर्णय यह हुआ कि जितने लोग वहां अकोमोडेट हो सकते हैं, एलिजिबल लोग वही होंगे, इनएलिजिबल जितने वहां अकोमोडेट हो सकते हैं वही होंगे, बाकी लोगों को दूसरी तरफ किया जाएगा. और उसमें से हमने रास्ता निकाला कि हम उनको रेंटल हाउसिंग देंगे और 10 साल बाद वो रेंटल हाउसिंग उनकी मालकी में कन्वर्ट होगा जो इनएलिजिबल होंगे. आप साहिल थोड़ा सुन लीजिए मेरी बात, बाद में हर चीज का जवाब दूंगा. ओके सर. उसके बाद सबसे महत्व का क्या है, ये जो पूरी जगह है, इस जगह में एक तो उन्होंने कहा कि इसमें जो प्रीमियम देना था वो प्रीमियम निकाल, पता ही नहीं रहता, कुछ समझते ही नहीं है. अरे भाई प्रीमियम 4,000 रुपए भरा है, 4,000 करोड़ रुपया प्रीमियम के ऊपर. प्रीमियम की कंडीशन कभी निकाली नहीं है. प्रीमियम की कंडीशन है प्रीमियम के ऊपर ही हाईएस्ट बिडर को दिया गया है. दूसरी चीज यह है, ये जो पूरी जगह है, इस जगह में 18% जगह रोड्स में जाएगी, 17% जगह ग्रीन बेल्ट में जाएगी. कुल मिलाकर सारी जगह का अगर हम विचार करें तो 45 to 50% जगह ये आवश्यक रिजर्वेशंस में जाएगी और 10% जगह ये हम लोगों ने तय किया था कि धारावी ये केवल एक झोपड़पट्टी नहीं है. धारावी जो है एक प्रकार से हमारा वाणिज्यिक केंद्र है, वहां बड़ी इंडस्ट्री चलती है. उस इंडस्ट्री को वही हम रिहेबिलिटेट करेंगे और 5 साल तक उनसे कोई टैक्स नहीं लेंगे. 10% जमीन ये उनको रिहेबिलिटेशन में देनी पड़ती है. तो कुल जमीन का 40% जमीन पर केवल आपको सबको रिहेबिलिटेट करना है और क्रॉस सब्सिडी का पैसा उसमें से ही जनरेट करना है. तो इन्होंने इसका स्टडी नहीं किया है. ये चाहते नहीं है कि धारावी के गरीब आदमी को उसका मकान मिले. इसलिए मैं पूछना चाहता हूं, इन्होंने मोर्चा निकाला, धारावी के कितने लोग आए? क्यों आपको मोर्चे में पूरे मुंबई से लोगों को लाना पड़ा, फिर भी आपका मोर्चा 4,000 लोगों का हुआ? क्योंकि धारावी के लोगों को यह मालूम है कि हमारा सही रिहेबिलिटेशन हो रहा है, इसलिए धारावी के लोगों का उसको पूरा समर्थन है.
सर इस पे दो सवाल बिल्कुल दरअसल पूछने हैं मुझे। एक, आपने कहा था कि ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स को आपने कैप कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी मुंबई में कोई भी बिल्डर घर बनाने की कोशिश करेगा या बिल्डिंग बनाने की कोशिश करेगा, उसमें से 40% टीडीआर उन्हें अडानी यानी जो ये धारावी रिडेवलपमेंट से खरीदना पड़ेगा। अब उसकी वजह से मुंबई के हाउसिंग प्राइसेस स्काई रॉकेट हो सकते हैं, या एक तरीके से उसका प्राइस अडानी कंट्रोल कर सकते हैं, ये एक आरोप लगाया जाता है। नंबर एक। नंबर दो, इसका जवाब ले लीजिए ना, 1 मिनट जवाब ले लीजिए, तो भूल जाऊंगा मैं। ठीक। पहली बात, ये कंडीशन किसने लाई? मैं सवाल पूछता हूं, ये कंडीशन लाई किसने? ये कंडीशन उद्धव ठाकरे जी ने लाई। ये जो कंडीशन है टीडीआर की, मैं वही कह रहा हूं, हमने क्या सुधारा? उद्धव ठाकरे जी ने जो किया था, उनकी कैबिनेट ने जो टीडीआर दिया था, उस पर कैपिंग नहीं था। कैपिंग नहीं होने का मतलब आप होर्डिंग कर लेंगे, उसकी कीमत बढ़ाएंगे और दूसरे को तो चारा ही नहीं होगा। प्राइस पर अभी भी कैप नहीं है ना? है कितना कैप? आप 40% टीडीआर पे कैप, मतलब प्राइस पे कैप नहीं, प्राइस पे ना, जो प्राइस है उसके 90%, 100% नहीं, रेडी रेक्टर प्राइस 90% से ऊपर नहीं जा सकते। नहीं तो अगर उद्धव जी के या एमवीए की सरकार ने जो कंडीशन की थी, उस कंडीशन को हम मान्य करते, तो जो विकासक है, जो डेवलपर है, 200% तक भी प्राइस ले जा सकता, क्योंकि वो प्राइस रोक के रख लेता, वो टीडीआर नहीं देता। दूसरा, उनके इसमें जो टीडीआर अवेलेबिलिटी है, उसका डिजिटल प्लेटफॉर्म ही नहीं था। वो डिजिटल प्लेटफॉर्म हमने तैयार कर दिया। सबसे बड़ी बात, ये कोई भी चीज अडानी को नहीं दी गई है, ये डीआरपी को दी गई है। डीआरपी धारावी रिडेवलपमेंट, ये सरकार की है, हमारा हिस्सा है, उसमें सरकार होल्ड कर रही है हिस्सा। ये कोई अडानी को ट्रांसफर थोड़ी हुई है। अडानी प्राइवेट लिमिटेड, अडानी जो उनकी कंपनियां है, उनको कोई चीज ट्रांसफर नहीं हुई है। सारी चीज डीआरपी में है, और डीआरपी में सरकार की हिस्सेदारी, हम कंट्रोल करते हैं डीआरपी। सर दो और उसमें से एक सवाल उठते हैं। एक है डेवलपमेंट कंट्रोल रूल का, जो हाल ही में यह पता चला है कि धारावी रिडेवलपमेंट अथॉरिटी के जो सीईओ होंगे वो उसमें चेंजेस कर सकते हैं, बदल कर सकते हैं, जो नॉर्मली बीएमसी कमिश्नर को अधिकार होते हैं किसी डीसीआर में चेंज करना है। तो एक दूसरा आरोप यह लगता है कि आप मल्टीपल धारावीज खड़ी करेंगे, क्योंकि जो पात्र लोग हैं, जिनको एक्सेप्ट किया गया है कि वो वहां के निवासी है, उनको वहां पर घर मिलेगा, बाकी लोगों को बाहर भेज दिया जाएगा, तो अलग अलग धारावी खड़ी हो जाएंगी मुंबई के आसपास में। ये दो आरोप और उसमें लगे। पहली बात तो यह है कि आपने जो कहा, यह भी मैं बता देता हूं कि ओरिजिनली जो कंडीशंस उद्धव जी ने तय की थी, उसमें ही डेवलपमेंट कंट्रोल अथॉरिटी डीआरपी ही थी, उसमें भी डीआरपी थी। लेकिन डीआरपी में डेवलपमेंट कंट्रोल का अधिकार किसका है? उसमें अधिकार जो सेक्रेटरी लेवल का हमारा अधिकारी है, महाराष्ट्र सरकार का जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी है, ये उसके अधिकार है। हु इज इक्विवेलेंट टू द म्युनिसिपल कमिश्नर ऑफ बीएमसी, ये उसके अधिकार है, ये कोई अडानी के अधिकार नहीं है। में दो डीसीआर हो जाएंगे ना, दो डेवलपमेंट कंट्रोल की अथॉरिटीज हो जाएंगी। भैया आपकी जानकारी के लिए, इस शहर में 8 अथॉरिटी है। ठीक है, लेकिन 8 अथॉरिटी है, जो 8 अथॉरिटी अपना अपना डेवलपमेंट कंट्रोल रूल करती है। लेकिन आपको और बड़ी जानकारी दे देता हूं, कोई भी अथॉरिटी इंक्लूडिंग डीआरपी अगर अपना डेवलपमेंट कंट्रोल रूल तैयार करते हैं, उनको अधिकार नहीं होता है, उस सरकार को भेजना पड़ता है। अगर सरकार बोलती है कि आपके डेवलपमेंट कंट्रोल रूल सही है और उसको सरकार अप्रूव करती है, तो ही ये डेवलप। इसलिए मैंने कहा, ये नैरेटिव है, अडानी कंट्रोल कर लेंगे, अडानी, अरे कौन से, क्यों करेंगे भाई? सरकार करेगी, जो करनी है सरकार करेगी, और सरकार चाहेगी वही अडानी को करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो उनसे कॉन्ट्रैक्ट निकाल लेंगे। सर, एक और विधानसभा चुनाव का इंपॉर्टेंट मुद्दा है आरक्षण को लेकर। 17 सितंबर से मनोज जरांगे पाटिल अनशन पे बैठे हैं, और उनका ये कहना है कि ये लास्ट चांस है, लास्ट एजिटेशन, लास्ट चांस। कल खत्म हो गया। कल उन्होंने अब सवाल ये है कि इस रिजर्वेशन के इशू को आप असेंबली के कॉन्टेक्स्ट में कैसे प्ले आउट होता हुआ देखते? देखिए, इशू तो है ही, और सबसे महत्व की बात यह है कि मराठा समाज को रिजर्वेशन हमने दिया। आज भी 10% रिजर्वेशन मराठा समाज को है। अब मनोज जरांगे पाटिल, इन्होंने कई मांगे की, और उनकी अंतिम मांग, ये अंतिम है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, पर अब जिस मांग पर आकर वो रुके हुए हैं, वो मांग ये है कि मराठा समाज को ओबीसी में सम्मिलित करिए, ओबीसी में से आरक्षण दीजिए। अब हम लोगों ने एक ऑल पार्टी मीटिंग ली थी, शरद पवार जी भी आए थे,
उसमें कांग्रेस के नाना पटोले जी भी आए थे, उसमें शिवसेना के यानी अपने उद्धव जी की पार्टी के लोग भी आए थे, और सबने मिलकर एक रिजोल्यूशन साइन किया है, जिस रिजोल्यूशन में कहा है कि मराठा समाज को आरक्षण देना चाहिए, लेकिन किसी और के आरक्षण में नहीं देना चाहिए। ये सबने एग्री किया हुआ है। अब मनोज जरांगे पाटिल ये कहते हैं कि मुझे ओबीसी में आरक्षण चाहिए। वो रोज मेरे पर बोलते हैं, वो कहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस नहीं देना चाहते, देवेंद्र फडणवीस ने अटकाया हुआ है, देवेंद्र फडणवीस। पहले तो मैंने उनको एक बात साफ शब्दों में कही कि भैया, मुख्यमंत्री और दो उप मुख्यमंत्री हम जो निर्णय लेते हैं साथ में निर्णय लेते हैं, कोई अलग निर्णय नहीं है। और मेरे मुख्यमंत्री जिस दिन ये कह देंगे कि उनको कोई मराठा समाज के लिए निर्णय लेना और मैंने अटकाया हुआ है, उस दिन मैं इस्तीफा भी दे दूंगा और राजनीति से संन्यास भी ले लूंगा। तो आप पर ही क्यों आरोप लगाते हैं? वो नहीं, मुख्यमंत्री को स्पेयर कर देते हैं और आप पर ही आरोप लगाते हैं। साहिल, आपसे ज्यादा कौन जानता है? आपको महाराष्ट्र की राजनीति मालूम है। सर आप बताइए, मेरे ऊपर क्यों आरोप लगता है? आपको मालूम है क्यों मेरे मुंह से बुलवाना चाहते हो? क्यों नई कंट्रोवर्सी खड़ा करना चाहते हो? फिर कोई अच्छी हेडलाइन नहीं बनेगी, वही हेडलाइन बनेगी, छोड़ दो। लेकिन सवाल यह है कि मैंने जरांगे पाटिल इनको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि चलो आप बीजेपी के खिलाफ हो, आप हमारे खिलाफ हो, आप कहते हैं कि हमारे कारण नहीं होता है, तो आप जिनको समर्थन दे रहे हो लोकसभा में, आपने समर्थन जिनको दिया, आपके लोगों ने लोकसभा के समय राष्ट्रवादी कांग्रेस का काम किया, उद्धव ठाकरे की पार्टी का, चलो उन तीनों से लिखवा लो ना, उन तीनों से लिखवा लो कि अगर हम सत्ता में वापस आएंगे तो मराठा समाज को ओबीसी में आरक्षण देंगे और उनको मदद कर दो। देखिए, ये सारी चीजें जो चल रही है बहुत पॉलिटिकल चल रही है। कई लोगों के कंधों पर बैठकर बंदूकें चला रहे, लेकिन मैं आपको कहता हूं धीरे धीरे लोगों के सामने ये सारी चीजें स्पष्ट होने लगी है और चुनाव में इसका जितना असर लोगों को लगता है उतना असर नहीं होगा। सर एक सवाल हमेशा रहता है कि जो भी कैंपेन होती है उसमें कौन बनेगा मुख्यमंत्री। आज की स्थिति में ना महाविकास आघाड़ी ये कह पा रही है ना महायुति कह पा रही है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। आपकी सरकार आती है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्या इसका जवाब आपके पास है? देखिए, इसका जवाब देने का कॉम्पिटेंस ही मेरे पास नहीं है। नहीं, पार्टी बता दीजिए, नाम छोड़ दीजिए। कॉम्पिटेंस ही नहीं, क्योंकि 3 पार्टियां हैं। हमारे एकनाथ शिंदे जी उनके पार्टी के मालिक है, वो अध्यक्ष है। अजीत पवार जी उनकी पार्टी के मालिक है, वो अध्यक्ष है। मैं मेरी पार्टी में महाराष्ट्र का नेता हूं। मेरी पार्टी की एक निर्णय प्रक्रिया है। मेरी पार्टी में हमारा जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो निर्णय करता है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। तो इसलिए कॉम्पिटेंसी मेरे पास नहीं है कि मैं इसके ऊपर कमेंट करूं। हाँ, इतना जरूर कह सकता हूं कि हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड, मुख्यमंत्री जी और मतलब हमारे साथ की दोनों पार्टियां मिलकर तय करेगी और जिसको वो तय करेगी, जैसा वो निर्णय लेगी, हम सब लोग उस निर्णय के पीछे हैं। कोई रोटेशनल चीफ मिनिस्टर ऐसा कोई प्लान आपका है? अरे भैया, कल तो आप बोलोगे म्यूजिकल चेयर करो और उसके आजू बाजू घुमा और जो बैठेगा उसको करो। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है भैया। रोटेशनल तो बनेगा तो किसी एक ही पार्टी का बनेगा 5 साल के लिए पूरा, अगर आपकी सरकार आती है। देखिए, पहली बात तो यह है कि इसके ऊपर भी कमेंट करने का अधिकार मेरा नहीं है, मेरा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं रोटेशनल वगैरह चीजें होती नहीं है। सर, मैं आपको लोकसभा का डेटा दिखाता हूं, उसको हमने असेंबली लीड्स में कन्वर्ट किया और मैं जानना चाहता हूं कि अगर आप अभिमन्यु और इस चक्रव्यूह से निकलना है असेंबली से पहले, आपको क्या लग रहा है कि अगली महाराष्ट्र की असेंबली की तस्वीर क्या हो सकती है? 288 टोटल सीटों में से महायुति को 126 आई, जिसमें बीजेपी की 79, शिवसेना शिंदे की 40, एनसीपी अजीत पवार की 6, आरएसपी की 1, कांग्रेस की 63, उद्धव बाला साहेब ठाकरे की 57, शरद पवार साहेब की 33। 145 का मार्क है। अगर यही ट्रेंड रहा, उसमें लोकसभा में क्या है, तब तो मोदी जी थे टिकट पे, मोदी जी का गुडविल है, एक स्टैंडिंग है, ये ज्यादा लोकलाइज्ड इशू है। अगर इसी को, और पिछले 5 साल का रिकॉर्ड करता है कि असेंबली में बीजेपी का वोट शेयर घटता है क्योंकि लोकसभा में मोदी जी का बूस्ट मिल जाता है आपको। अगर वो ट्रेंड जारी रहा तो अभिमन्यु तो मुश्किल में है। चलो, अच्छा है कि आपने आखिरी के स्टैटिस्टिक्स में पहले सवाल का जवाब दे दिया। अब देखिए, स्टैटिस्टिक्स में सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है बताइए? सबसे ज्यादा सीटें किसको मिल रही है? बीजेपी को मिल रही है। तो ऐसा स्टैटिस्टिक्स और मत जाइए। स्टैटिस्टिक्स कुछ नहीं होता है। स्टैटिस्टिक्स से हम लोगों का मन बहलाते हैं, लोग हमारा मन बहलाता है, आप हमारा मन बहलाते हैं, हम आपका बहलाते हैं। एक नरेटिव जो आज महाराष्ट्र में है, एक महाराष्ट्र का जो एक पॉलिटिकल सेंस मेरे पास है,
मैं आपको ये कहता हूं कि महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी रहेगी। सबसे बड़ा अलायंस ये महायुति रहेगी और महायुति पूरी मेजॉरिटी के साथ सरकार में आएगी। सर स्टैटिस्टिक्स आप कह रहे हैं कि छोड़ देते हैं तो छोड़ देते हैं, लेकिन केमिस्ट्री पर तो बात कर सकते हैं। कोई तो टॉपिक हमें डिस्कस करना चाहिए। तो केमिस्ट्री पर मुझे ये पूछना है कि क्या बीजेपी के अंदर पार्टी के, आपने उसका जवाब शुरुआत में देने की कोशिश की थी, लेकिन पार्टी के कई कार्यकर्ता अभी भी कहते हैं कि हमें हमारी ताकत सबसे ज्यादा होने के बावजूद, नंबर 1 पार्टी होने के बावजूद भी हमें पांव पीछे लेना पड़ रहा है। हाल ही में आपका जो कैंपेन कमेटी बनी थी उसमें से किरीट सोमैया ने कहा कि मैं अभी और अपमान सहन नहीं करूंगा, मुझे काम नहीं करना है इस कैंपेन कमेटी में। तो ये चीजें अभी भी हो रही है इलेक्शन के पहले। आप उसको कैसे टैकल करेंगे? क्या आप पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये कहेंगे कि इस चुनाव के बाद आपके सारे जो सवाल है उसके जवाब आपको मिल जाएंगे? देखिए, सारे सवालों के जवाब न मैं दे सकता हूं, न मेरे कार्यकर्ता इतने मूर्ख है कि वो मेरी बात को मान लेंगे कि सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। पॉलिटिक्स में समय जो होता है ना, वो हर चीज का उत्तर होता है, और परिस्थितियां जो होती है उन परिस्थितियों में निर्णय होता है। कौन सी पार्टी ऐसी है? अब आप हमारी बात करें, कांग्रेस में भी तो वही चल रहा है। वो बोलते हैं नाना पटोले को बनाना है, ये बोलते हैं उद्धव जी का चेहरा कम से कम 4 दीवारों में तो भी कह दीजिए कि उद्धव जी बनेंगे। ये कह रहे हैं, शरद पवार साहब तो कह रहे हैं कि शरद पवार साहब ने तय कर लिया है कि सुप्रिया ताई को बनाना है। तो वहां कौन सा? देखिए, 3 पार्टियां हैं, तो तीनों के एस्पिरेशंस रहेंगे। हर एक कार्यकर्ता को लगता है, मुझे भी लगता है एक कार्यकर्ता के रूप में, कि मेरी पार्टी सबसे बड़ी होनी चाहिए। लेकिन मुझे राजनीतिक वास्तविकता में जीना पड़ेगा कि आज की परिस्थिति में आपका कार्यकर्ता चाहता है कि मुख्यमंत्री भी बने बीजेपी का? हाँ, बिल्कुल चाहेगा, क्यों नहीं चाहेगा। और आप बने ये भी चाहते हैं कई लोग। मैं आपको एक बात बोलता हूं सर, आप बने ये भी चाहते हैं बहुत। नहीं, वो छोड़ दीजिए। नहीं, कैसे छोड़ दे सर? आप रह चुके हैं मुख्यमंत्री, चाहते हैं कि लोग मुख्यमंत्री। मैंने बहुत 5 साल कर लिया, बना नहीं बना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अजीत दादा कल कह के गए कि मुझे बनना है मुख्यमंत्री का। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, वही मैं कह रहा हूं। अरे भाई, जिसके पास एक एमएलए होता है ना, उसको भी लगता है कि मुख्यमंत्री बन जाओ, या उसके भी कार्यकर्ता को लगता है कि मेरा ही व्यक्ति बनना चाहिए। लेकिन लगने से कुछ नहीं होता है ना, जो होता है वो जिसको हम कह सकते हैं पॉलिटिकल रियलिटी में जीना पड़ता है। तो जो परिस्थितियां बनती है उन परिस्थितियों में आगे जाना पड़ता है। जो पॉलिटिकल राइवलरी है आपके और उद्धव ठाकरे जी की, वो बढ़ती जा रही है। उनका ये बयान आया कि आप स्ट्रेट खेलोगे, सीधा खेलोगे तो हम सीधा खेलेंगे, आप टेढ़ा खेलोगे तो हम भी वैसे खेलेंगे। अब आप बचोगे यार, नाउ ईदर यू विल स्टे और आई विल स्टे। तो कौन रहेगा महाराष्ट्र का बदलापुर? कौन जीतेगा? किसको मिलेगा राजनीतिक बदला? वो भी रहेंगे, मैं भी रहूंगा। कहां जाने वाले? कौन किसको समाप्त कर पाया है? राजनीति में कोई किसी को समाप्त नहीं कर सकता, जनता केवल समाप्त कर सकती है। जनता के सिवा कोई किसी को समाप्त नहीं कर सकता। और उनको वो प्रयास कर ले, उनको लगता है ना, तो वो मुझे समाप्त करने का जितना प्रयास करना है कर ले। जब तक जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है, मेरा कोई बाल बाका नहीं हो सकता। और जैसा आपने कहा मेरा अभिमन्यु हुआ है, मैं आपको कह देना चाहता हूं, मैं आधुनिक अभिमन्यु हूं। मुझे चक्रव्यूह तोड़ना आता है, मैं तोड़ के दिखाऊंगा। अब ये अभिमन्यु को अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ना पड़ा था। आप नहीं, नए वाले अभिमन्यु है, या अभिमन्यु की किसी भी दौर में कहानी वैसे ही खत्म होती है। लेकिन अपने लोगों ने कौरवों के खिलाफ लड़ा था, इसलिए मैं कौरवों के खिलाफ ही लड़ रहा हूं। ये हम लोगों को नवंबर में पता चलेगा। आपने तमाम सवालों के जवाब दिए। अच्छी बात देवेंद्र भाई की यह है कि ये सवाल से डरते नहीं है। जो भी जितना भी खतरनाक सवाल आया आप जवाब देते हैं, और ये बात हमें आपकी अच्छी लगती है। वोटर आपको कितना पसंद करते हैं वो उन्हीं को डिसाइड करना है, वो आपके और आपके वोटर के बीच का है। लेकिन आपने तमाम सवालों के जवाब दिए, आपने वक्त निकाला, हमारे साथ जुड़े। देवेंद्र फडणवीस, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।